हैरी पॉटर और आग का प्याला अध्याय 7 बैगमैन और क्राउच। हैरी रॉन को हटाकर खड़ा हो गया। वो धुंध भरे बीहड़ में पहुंच गए थे। उनके सामने दो थके और चिड़चिड़े जादूगर दिख रहे थे, जिनमें से एक के हाथ में बड़ी सुनहरी घड़ी थी, जबकि दूसरे के हाथ में चर्मपत्र और कलम। दोनों ने ही मगलुओं के कपड़े पहन रखे थे, लेकिन वे ये कपड़े बड़े ही बचकाने तरीके से पहने हुए थे। घड़ी वाले आदमी ने ट्विड सूट के साथ जांघ तक ऊंचे जूते पहने थे, जबकि उसका साथी घाघरा और कंबल जैसा चोगा पहना हुआ था, जिसमें सिर डालने के लिए छेद था। मिस्टर वीजली ने घाघरे वाले जादूगर को जूते वाली आवागमन कुंजी देते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बासिल। उस जादूगर ने जूता लेकर पास रखे एक बड़े बक्से में फेंक दिया, जिसमें उपयोग में आ चुकी आवागमन कुंजियां रखी हुई थी। हैरी को उस बक्से में एक पुराना अखबार, सॉफ्ट ड्रिंक्स के खाली कैन और पंचर फुटबॉल दिखी। हेलो आर्थर, बासिल ने थके हुए अंदाज में कहा। ड्यूटी पर नहीं हो? कुछ लोगों का नसीब अच्छा होता है। हम यहाँ रात भर से काम कर रहे हैं। अच्छा यही रहेगा तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। 5:15 बजे काले जंगल से जादूगरों का एक बड़ा समूह आने वाला है। जरा ठहरो, मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप की जगह बताता हूँ। वीजली कहाँ है? वीजली! उसने अपने चर्मपत्र की सूची को गौर से देखा। उस तरफ 4 मील पैदल चलना होगा। पहला ही मैदान है। साइट मैनेजर का नाम मिस्टर रॉबर्ट्स है। डिगोरी, आपका कैंप दूसरे मैदान में है। साइट मैनेजर मिस्टर पेन है। शुक्रिया बासिल, मिस्टर वीजली ने कहा और बाकी सभी को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो वीरान बीहड़ में चल दिए। हालांकि धुंध में उन्हें ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। लगभग 20 मिनट बाद एक गेट के पास पत्थर से बनी हुई एक झोपड़ी दिखाई दी। उसके पार हैरी को तंबुओं की सैकड़ों भुतहा आकार दिखाई दिए। तंबू जंगल के कोने पर एक बड़े मैदान के ढाल पर लगे थे। उन्होंने डिगोरी और सेड्रिक से विदा ली और झोपड़ी के दरवाजे की तरफ चल दिए। एक आदमी दरवाजे पर खड़ा खड़ा तंबुओं को देख रहा था। हैरी एक नजर में समझ गया, कई एकड़ों तक यही एकमात्र मगलू था। जब उस आदमी ने उनके कदमों की आवाज सुनी तो उसने अपना सिर घुमाकर उनकी तरफ देखा। मिस्टर वीजली उत्साह से बोले, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मगलू ने जवाब दिया। क्या आप ही मिस्टर रॉबर्ट्स हैं? हाँ, मैं ही हूँ, मिस्टर रॉबर्ट्स ने कहा। और आप कौन हैं? वीजली। 2 टेंट हैं, 2 दिन पहले बुक किए थे। ठीक है, मिस्टर रॉबर्ट्स ने दरवाजे पर टंगी सूची को देखते हुए कहा। आपको वहाँ जंगल में जगह मिली है, सिर्फ एक रात ही रुकेंगे? हाँ, मिस्टर वीजली ने जवाब दिया। आप अभी पैसे देंगे? मिस्टर रॉबर्ट्स ने पूछा। हाँ ठीक है, बिल्कुल, मिस्टर वीजली ने कहा। वो झोपड़ी से थोड़ा एक तरफ हटे और इशारा करके हैरी को अपने पास बुलाया। मेरी मदद करो। उन्होंने अपनी जेब से मगलुओं के नोटों की गड्डी निकाली और नोट निकालने लगे। ये 10 का नोट है। ओह हाँ, मुझे इस पर लिखा अंक दिख रहा है। और ये 5 का होगा। 20 का है, हैरी ने उन्हें धीरे से बताया। उन्हें इस बात से परेशानी हो रही थी कि मिस्टर रॉबर्ट्स उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ओह हाँ, 20 का ही है। मुझे मगलू नोटों की समझ नहीं है। जब मिस्टर वीजली सही नोट लेकर पहुंचे तो मिस्टर रॉबर्ट्स ने पूछा, आप विदेशी हैं? विदेशी? मिस्टर वीजली ने हैरानी से कहा। आप पहले व्यक्ति नहीं हैं जिसे नोट के साथ दिक्कत आई हो। मिस्टर रॉबर्ट्स ने मिस्टर वीजली को गौर से देखते हुए कहा, 10 मिनट पहले 2 लोगों ने मुझे सोने के बड़े सिक्के देने की कोशिश की थी। अच्छा, मिस्टर वीजली ने बौखलाकर कहा। मिस्टर रॉबर्ट्स ने चिल्लर निकालने के लिए डिब्बे में हाथ डाला। यहाँ पहले कभी इतनी भीड़ नहीं रही। मिस्टर रॉबर्ट्स ने धुंध भरे मैदान की तरफ देखते हुए अचानक कहा, सैकड़ों लोगों ने पहले से जगह बुक करवाई है। आमतौर पर लोग अचानक ही न जाने कहां से प्रकट हो जाते हैं। अच्छा, मिस्टर वीजली ने चिल्लर लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मिस्टर रॉबर्ट्स ने चिल्लर नहीं दिया। उन्होंने सोचते हुए कहा, हर जगह के लोग हैं, बहुत से विदेशी हैं, और सिर्फ विदेशी ही नहीं है, अजीब तरह के लोग हैं। एक आदमी घाघरा और चोगा पहनकर घूम रहा है। मिस्टर वीजली ने चिंता से पूछा, क्या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए? ऐसा लगता है यहाँ किसी तरह की रैली है। सब लोग एक दूसरे को जानते हैं। लगता है कोई बड़ी पार्टी हो रही है। उसी समय बैगी जैसा पैंट पहने हुए एक जादूगर मिस्टर रॉबर्ट्स के सामने वाले दरवाजे के पास हवा से प्रकट हुआ। उसने अपनी छड़ी मिस्टर रॉबर्ट्स की तरफ करते हुए कहा, विस्मृत हो,
मिस्टर रॉबर्ट्स की आंखें घूम गईं, उनकी भौहें सिकुड़ गईं, उनके चेहरे पर बेफिक्री का सपनीला भाव आ गया। हैरी समझ गया उनकी याददाश्त मिट गई है। ये आपकी कैंप साइट का नक्शा, मिस्टर रॉबर्ट्स ने मिस्टर वीजली से धीरे से कहा, और आपकी चिल्लर। मिस्टर वीजली ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। बैगी वाला जादूगर उनके साथ कैंप साइट के गेट तक गया। वो थका हुआ दिख रहा था, उसकी ठुड्डी नीली थी और उसकी आंखों के नीचे गहरी बैगनी छाया दिख रही थी। मिस्टर रॉबर्ट्स से दूर पहुंचने के बाद उस जादूगर ने मिस्टर वीजली से बुदबुदा कर कहा, उसके कारण बहुत परेशानी हो रही है। दिन में 10 बार तो याददाश्त भुलाने वाला मंत्र पढ़ना पड़ता है, तब जाकर वो कहीं खुश रहता है। और लूडो बैगमैन जरा भी मदद नहीं कर रहा। वो पहलवानों और तूफानों के बारे में जोर जोर से बातें करता हुआ घूम रहा है। उसे मगलू प्रतिरोधी सुरक्षा की जरा भी चिंता नहीं है। ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तो मुझे चैन मिलेगा। मिलते हैं ऑर्थर, कहकर वो अंतर्ध्यान हो। मिस्टर बैगमैन तो जादुई खेल विभाग के अध्यक्ष हैं, जिनी ने हैरानी से पूछा। उन्हें तो मगलुओं के आसपास पहलवानों के बारे में इस तरह बातें नहीं करना चाहिए, है ना? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मिस्टर वीजली ने मुस्कुराते हुए कहा, और उन्हें लेकर कैंप साइट के गेट की तरफ चल दिए। लेकिन लूडो हमेशा ही सुरक्षा के बारे में थोड़ा लापरवाह है। वैसे खेल विभाग का उससे ज्यादा उत्साही प्रमुख कोई और नहीं हो सकता। ये तो तुम जानते ही हो, लूडो इंग्लैंड की क्विडिच टीम में था और वो विम्बोर्न वेब्स का अब तक का सबसे अच्छा मारक रहा है। वे धुंध भरे मैदान में तंबुओं की लंबी कतारों के बीच चलते रहे। ज्यादातर तंबू सामान्य थे। जाहिर है उनके मालिकों ने मगलों की तरह तंबू लगाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उनसे चूक ये हो गई थी कि उन्होंने अपने तंबू में चिमनी, घंटी, वायु सूचक यंत्र लगा दिए थे। बहरहाल कहीं कहीं पर इक्के दुक्के तंबू तो इतने जादुई दिख रहे थे कि हैरी को मिस्टर रॉबर्ट्स के संदेह पर हैरानी नहीं हुई। मैदान में आधी दूर पर बना एक तंबू किसी महल जैसा दिख रहा था। ये धारीदार रेशम का बहुत ही बेतुका मिश्रण था। इसके प्रवेश द्वार पर कई जीवित मोर बंधे थे। आगे चलकर वो ऐसे तंबू के पास से गुजरे जो 3 मंजिला था और जिसमें कई कंगूरे भी थे। हमेशा यही होता है, जब हम जादूगर कहीं इकट्ठे होते हैं तो शान झाड़ने से नहीं चूकते हैं। ओह, ये लो, हमारा टेंट आ गया, मिस्टर वीजली ने मुस्कुराते हुए कहा। वो मैदान के ऊपर जंगल के एकदम कोने में पहुंच गए। वहां एक खाली जगह पर जमीन में एक छोटा सा साइन बोर्ड गड़ा था जिस पर लिखा था वीजली। इससे बढ़िया जगह और क्या होगी, मिस्टर वीजली खुश होते हुए बोले। पिच बस जंगल के उस तरफ है, हम उसके बहुत पास हैं। उन्होंने अपने कंधे से बैग उतारा, रोमांचित होकर कहा, ठीक है, याद रहे किसी तरह के जादू की इजाजत नहीं है, खास तौर पर जब हम इतनी बड़ी तादाद में मंगलुओं की जमीन पर हैं। हम हाथ से अपना तंबू लगाएंगे, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं आनी चाहिए। मंगलू भी तो हाथ से लगाते हैं। हैरी, तुम्हें क्या लगता है, हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? हैरी ने जिंदगी में कैंपिंग नहीं की थी और तंबू भी नहीं लगाया था। बहरहाल उसने और हरमाइनी ने अंदाजा लगाया कि ज्यादातर खंबे और खूंटियां कहाँ लगानी चाहिए। मिस्टर वीजली मदद कम कर रहे थे, मुश्किलें ज्यादा खड़ी कर रहे थे, क्योंकि जब हथौड़े की बारी आई तो वो बहुत ज्यादा रोमांचित हो गए। बहरहाल उन्होंने आखिरकार 2 भद्दे तंबू तैयार कर लिए। वो सभी खड़े हो गए, हाथ से लगाए हुए तंबुओं को प्रशंसा भरी नजर से देखते रहे। हैरी ने सोचा, इन तंबुओं को देखकर ये कोई भी नहीं सोच सकता कि ये जादूगरों के होंगे, लेकिन समस्या ये थी कि बिल, चार्ली और पर्सी के आने के बाद कुल 10 लोग हो जाएंगे। लगता था हरमाइनी को इसी समस्या का अंदेशा था। इसलिए जब मिस्टर वीजली घुटनों के बल चलकर सबसे पहले तंबू के अंदर घुसे तो हरमाइनी ने हैरी को अजीब निगाहों से देखा। जगह थोड़ी कम है, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हम सब इसमें जैसे तैसे आ जाएंगे। चलो अंदर चलकर देखते हैं। हैरी नीचे झुका, तंबू के अंदर घुसा तो उसका मुंह खुला रह गया। अंदर पुराने जमाने के 3 कमरों का फ्लैट था, जिसमें बाथरूम, किचन भी था। अजीब बात यह थी कि इसकी सजावट ठीक वैसी ही थी जैसी मिसेस फिग के घर पर थी। वहाँ अलग अलग आकार की कुर्सियों पर क्रोशिया के कवर थे और बिल्लियों की बदबू भरी थी। यहाँ ज्यादा समय तो रहना नहीं है। मिस्टर वीजली ने अपने सिर के गंजे हिस्से को रुमाल से पोंछा और बेडरूम में लगे 4 बंक बेड्स की तरफ देखा। मैंने ऑफिस में काम करने वाले पार्किंस से इन्हें मांगा है। कमर दर्द के कारण अब वो कैंपिंग नहीं करता है। उन्होंने धूल भरी केतली उठाकर अंदर झांका। हमें पानी की जरूरत पड़ेगी। मगलू ने जो नक्शा दिया है उसमें एक नल दिख रहा है, रॉन बोला, जो हैरी के पीछे तंबू में आ गया था। इतने बड़े कमरे को देखकर वो जरा भी हैरान नहीं हुआ था। नल मैदान के दूसरे सिरे पर है। अच्छा,
तो तुम हैरी और हरमाइनी जाकर पानी ले आओ। मिस्टर वीजली ने केतली और जग देते हुए कहा, हम बाकी लोग आग जलाने के लिए लकड़ियां ले आते हैं। लेकिन हमारे पास तो ओवन है, हम उसी पर खाना क्यों नहीं बनाते? रॉन ने कहा। रॉन, मगलू प्रतिरोधी सुरक्षा। मिस्टर वीजली का चेहरा आशा से दमक रहा था। जब मगलू कैंपिंग करते हैं तो बाहर आग जलाकर खाना बनाते हैं, मैंने ऐसा करते हुए उन्हें देखा है। लड़कियों का तंबू लड़कों के तंबू से छोटा था, लेकिन उसमें बिल्लियों की बदबू नहीं थी। उसे देखने के बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी केतली और जग लेकर नल की तरफ चल दिए। अब सूरज के उगने और धुंध छटने के कारण वे हर दिशा में फैले तंबुओं के शहर को देख सकते थे। वे तंबुओं की कतारों के बीच धीरे धीरे चल रहे थे और उत्सुकता से चारों तरफ देख रहे थे। हैरी को अभी अभी ये समझ में आया था कि दुनिया में कितने सारे जादूगर और जादूगरनियां हैं। दरअसल उसने कभी सोचा ही नहीं कि दूसरे देशों में भी जादूगर होते होंगे। माँ के जादूगर अब जागने लगे थे। सबसे पहले छोटे बच्चों वाले परिवार जागे। हैरी ने इससे पहले कभी इतने छोटे जादूगरों और जादूगरनियों को नहीं देखा था। बड़े पिरामिड के आकार वाले एक तंबू के बाहर 2 साल का एक बच्चा लेटा था। उसने एक छड़ी पकड़ रखी थी और उसके घास पर चल रहे एक घोंगी को कुरेद रहा था, जो धीरे धीरे फूलकर कचौड़ी जितना बड़ा हो गया। जब वो उस बच्चे के पास पहुंचे तो उसकी मम्मी तेजी से तंबू के बाहर निकली। केविन, तुम्हें कितनी बार समझाया है डैडी की छड़ी मत छूना। आउच! उन्होंने फूले हुए घोंगे पर पैर रख दिया था। उसका पेट फट गया। उन लोगों को पीछे से आवाज सुनाई दी। वो महिला बच्चे को डांट रही थी, साथ ही छोटे बच्चे की किलकारियां उन्हें सुनाई पड़ रही थी। थोड़ा आगे जाने पर 2 छोटी जादूगरनियां दिखी जो केविन से थोड़ी बड़ी थी। वे खिलौना झाड़ुओं पर सवारी कर रही थी, जो सिर्फ इतनी ही ऊंची उड़ सकती थी कि लड़कियों के अंगूठे ओस वाली घास को छूते रहे। जादू मंत्रालय के एक जादूगर ने इन उड़ती हुई छोटी जादूगरनियों को देख लिया और तेजी से हैरी, रॉन और हरमाइनी के पास से निकलते हुए बुदबुदाया, दिन के उजाले में मुझे लगता है मम्मी डैडी चैन से सो रहे होंगे। यहाँ वहाँ वयस्क जादूगर और जादूगरनियां अपने तंबुओं से बाहर निकल रहे थे। कई जादूगर नाश्ता बना रहे थे। 3 अफ्रीकी जादूगर बैठकर गंभीर चर्चा में डूबे हुए थे। रॉन ने पूछा, अरे मेरी आंखों में कुछ हो गया है या सब कुछ हरा हरा है? रॉन की आंखों को कुछ नहीं हुआ था। वे तंबुओं के एक समूह के बीच पहुंच गए थे जो हरे तने और तिकोनी पत्तियों वाले तिपहिए पौधे से ढके थे। ऐसा लग रहा था जैसे अजीब आकार की छोटी छोटी पहाड़ियां उगाई हों। इन खुले हुए तंबुओं के नीचे मुस्कुराते हुए चेहरे थे। फिर उन्हें अपना नाम सुनाई पड़ा, हैरी, रॉन, हरमाइनी। ये आवाज सीमस फिनिगन की थी। वो तिपतिये के पौधों से ढका तंबू के सामने बैठा था। उसके पास ही बलुई रंग के बालों वाली एक महिला थी जो उसकी माँ होनी चाहिए, और पास में ही उनका सबसे अच्छा दोस्त डीन थॉमस बैठा था। वो भी गरुड़ द्वार में था। जब हैरी, रॉन और हरमाइनी हेलो कहने के लिए पास पहुंचे तो सीमस ने मुस्कुराते हुए कहा, सजावट पसंद आई? मंत्रालय के लोग कोई खास खुश नहीं है। आह, हम अपने रंग क्यों न दिखाएं? मिसेस फिनिगन बोली। जाकर देखो बल्गारिया वालों ने अपने तंबुओं के ऊपर क्या लगा रखा है। तुम लोग भी तो आयरलैंड का समर्थन कर रहे होगे, है ना? उन्होंने हैरी, रॉन और हरमाइनी को शक भरी निगाह से देखा। उन्हें यह आश्वासन देने के बाद कि वो सचमुच आयरलैंड का समर्थन कर रहे हैं, वो वहां से चल दिए। हरमाइनी बोली, क्या पता बल्गारिया वालों ने अपने तंबुओं के ऊपर क्या लगा रखा है, चलो चलकर देखते हैं। हैरी ने मैदान के ऊपर लगे तंबुओं के एक बड़े समूह की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहां लाल, हरे और सफेद रंग वाला बल्गारिया का झंडा हवा में लहरा रहा था। यहाँ पर तंबुओं में पौधे की सजावट नहीं थी। इसके बजाय हर तंबू पर एक तरह का पोस्टर लगा हुआ था जिसमें एक बहुत चिड़चिड़ा चेहरा दिख रहा था, जिसकी काली भौहें बहुत घनी थी। जाहिर है तस्वीर हिल रही थी, लेकिन इसमें लगा चेहरा बस पलकें झपका रहा था और त्योरियां चढ़ा रहा था। रॉन ने धीरे से कहा, क्रम? क्या? हरमाइनी ने पूछा। क्रम, विक्टर क्रम, बल्गारिया का खोजी। रॉन बोला, ये तो बड़ा चिड़चिड़ा दिखता है। चिड़चिड़ा? रॉन ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाते हुए कहा, किसे परवाह है कि वो कैसा दिखता है? गजब का खिलाड़ी है, उसकी उम्र भी बहुत कम है, यही कोई 18 साल। वो कमाल का है। आज रात रुको, तुम अपनी आंखों से खुद देख लेना। मैदान के सिरे पर लगे नल के सामने छोटी सी लाइन लगी थी। हैरी, रॉन और हरमाइनी लाइन में खड़े हो गए। उनके आगे 2 लोग खड़े थे जिनमें गर्मा गर्म बहस हो रही थी। उनमें एक बहुत बूढ़ा जादूगर था जो फूलों वाला लंबा नाइट गाउन पहना था। दूसरा मंत्रालय का जादूगर लग रहा था। उसके हाथ में चौकड़ी वाला पैंट था और वो बहुत परेशान दिखते हुए चिल्ला रहा था,
आर्ची, इसे पहन लो। तुम नाइट गाउन में यहाँ नहीं घूम सकते हो। गेट पर खड़ा मगलू पहले से ही शक कर रहा है। मैंने इसे मगलू दुकान से खरीदा था, बूढ़े जादूगर ने कड़क आवाज में कहा। मगलू इसे पहनते हैं। आर्ची, इसे मगलू औरतें पहनती हैं, आदमी नहीं पहनते। आदमी ये पहनते हैं, मंत्रालय के जादूगर ने चौकड़ी वाला पैंट लहराते हुए कहा। मैं इसे कभी नहीं पहनूंगा, कभी नहीं, धन्यवाद। ये सुनकर हरमाइनी को इतनी जोर की हंसी आई कि उसे सिर झुकाकर लाइन के बाहर निकलना पड़ा। वो तभी लौटी जब आर्ची पानी भर के चला गया। लौटते समय वो धीमे धीमे चल रहे थे। उनके हाथों में पानी भरे बर्तनों का बोझ था। वहां उन्हें ओलिवर वुड दिखा, जो हैरी के हाउस की क्विडिच टीम का पुराना कप्तान था। पिछले साल हॉगवर्ट्स से पढ़कर निकला था। वो हैरी को खींचकर तंबू में ले गया, अपने मम्मी डैडी से उसका परिचय कराया। उसने हैरी को रोमांचित अंदाज में बताया कि हाल ही में फडलमीयर यूनाइटेड रिजर्व टीम के साथ उसका अनुबंध हो गया है। इसके बाद उन्हें मेहनतकश के 4th ईयर के विद्यार्थी अर्नी मैकमिलन ने आवाज देकर पुकारा। थोड़ा आगे चलने पर उन्हें चो चैंग दिखी, जो बहुत सुंदर थी और चील घात टीम की खोजी थी। उसने हैरी को देखकर हाथ हिलाया और मुस्कुराई। जवाब में हाथ हिलाते समय हैरी के जग का पानी उसके कपड़ों पर फैल गया। रॉन की व्यंग्यात्मक हंसी को रोकने के लिए हैरी ने जल्दी से अपरिचित किशोरों के एक बड़े समूह की तरफ इशारा किया। उसने पूछा, तुम्हारे हिसाब से वो लोग कहाँ से हैं? वो तो हॉगवर्ट्स के नहीं हैं, है ना? लगता है किसी विदेशी स्कूल के होंगे। हालांकि मैं कभी किसी विदेशी स्कूल में पढ़ने वाले जादूगर से नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि विदेशों में भी जादू के स्कूल हैं। ब्राजील के एक जादूगरी स्कूल में पढ़ने वाला लड़का बिल का पेन फ्रेंड था। यहाँ कई साल पहले की बात है। बिल उससे मिलने जाना चाहता था, लेकिन मम्मी डैडी के पास इतने पैसे नहीं थे। जब बिल ने उसे बताया कि वो नहीं आ पाएगा, तो उसके पेन फ्रेंड ने नाराज होकर उसे एक शापित हैट भेज दिया था। इससे बिल के कान सिकुड़ गए थे। हैरी हंस दिया। वो हैरान था कि दुनिया के दूसरे देशों में भी जादू की पढ़ाई होती है। बहरहाल उसने हैरानी को उजागर नहीं होने दिया। यहाँ पर इतने सारे देशों के जादूगर देखने के बाद उसकी आंखें खुल गई। वो सोच रहा था कि वो कितना मूर्ख है। उसे पता होना चाहिए कि हॉगवर्ट्स जादूगरों का इकलौता स्कूल नहीं हो सकता। वे लोग आखिरकार वीजली परिवार के तंबू में पहुंच गए। जॉर्ज बोला, तुम लोगों ने बहुत देर कर दी। रास्ते में जान पहचान के लोग मिल गए थे, रॉन ने पानी का बर्तन नीचे रखते हुए कहा। तुमसे अभी तक आग नहीं जली? डैडी माचिसों से खेल रहे हैं, फ्रेड बोला। मिस्टर वीजली को आग जलाने में जरा सफलता नहीं मिल रही थी, लेकिन उनकी कोशिश में कोई कमी नहीं थी। टूटी हुई तीलियां जमीन पर चारों तरफ पड़ी थी, लेकिन मिस्टर वीजली को देख के लग रहा था कि उन्हें जिंदगी का भरपूर मजा आ रहा है। उप्स, वे बोले जब एक तीली जल गई, लेकिन हैरानी में उन्होंने उसे तत्काल नीचे गिरा दिया। हरमाइनी ने उनके हाथ से माचिस लेते हुए कहा, देखिए मिस्टर वीजली। फिर वो उन्हें माचिस जलाने का सही तरीका बताने लगी। आखिरकार उन्होंने आग जला ली, लेकिन इसे अच्छी तरह से जलने में कम से कम 1 घंटा लगने की उम्मीद थी। इससे पहले वे उस पर कुछ नहीं पका सकते थे। ठीक से आग जलने का इंतजार करते समय देखने के लिए बहुत कुछ था। उनका तंबू पिच तक आने जाने वाले रास्ते के ठीक पास था। मंत्रालय के सदस्य तेजी से उस रास्ते पर आ जा रहे थे। गुजरते समय मिस्टर वीजली का हार्दिक अभिवादन कर रहे थे। मिस्टर वीजली आने जाने वालों के बारे में जानकारी दे रहे थे। वे खास तौर पर हैरी और हरमाइनी को बता रहे थे, क्योंकि उनके बच्चे मंत्रालय के बारे में पहले ही इतना जानते थे कि इस विषय में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। आग अच्छे से जलने लगी। अभी उन्होंने अंडे और सॉसेज पकाना शुरू किए थे कि तभी बिल, चार्ली और पर्सी जंगल से टहलते हुए आ गए। अभी अभी अंतर्ध्यान होकर आ रहे हैं डैडी, पर्सी ने जोर से कहा। अरे वाह, लंच तैयार हो रहा है। वे लोग अभी सॉसेज और अंडे की प्लेट को आधा ही खत्म कर पाए थे कि मिस्टर वीजली उछलकर खड़े हो गए। वो मुस्कुराते हुए एक आदमी की तरफ हाथ हिला रहे थे जो उन्हीं की तरफ आ रहा था। उन्होंने कहा, ओह, आज का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति लूडो। हैरी ने अब तक जितने लोग देखे थे, निश्चित रूप से लूडो बैगमैन सबसे विचित्र दिख रहे थे। वे फूलों वाले नाइट ड्रेस पहनने वाले बूढ़े आर्ची से ज्यादा विचित्र दिख रहे थे। उन्होंने क्विडिच का लंबा दुशाला पहन रखा था, जिस पर चमकीली पीली और काली धारियां थीं। उनके सीने पर ततैये की बड़ी तस्वीर थी। शरीर गठीला था। उनकी गोल नीली आंखें, छोटे सुनहरे बालों और गुलाबी रंगत के कारण वो किसी बड़े स्कूली बच्चे जैसे दिख रहे थे। ओहो, बैगमैन ने खुश होकर कहा। वो इस तरह चल रहे थे जैसे उनके पैरों में स्प्रिंग लगी हो। आर्थर, उन्होंने आग के पास पहुंचकर कहा, वाह, कितना बेहतरीन दिन है।
कितना बेहतरीन, इससे बढ़िया मौसम की कल्पना तो कोई नहीं कर सकता। रात को एक भी बादल नहीं होगा और इंतजाम में जरा भी गड़बड़ नहीं है। मेरे करने के लिए कुछ है ही नहीं। उनके पीछे मंत्रालय के कुछ थके हुए दिख रहे जादूगर तेजी से आए। वो दूर जलने वाली जादुई आग की तरफ इशारा कर रहे थे, जिसकी लपटें 20 फुट ऊपर तक उठ रही थी। पर्सी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए आगे पहुंचा। हालांकि पर्सी की राय में लूडो बैगमैन अपने विभाग को बहुत खराब तरीके से चलाते थे, लेकिन बावजूद इसके पर्सी उनसे जान पहचान करने के लिए बेताब था। मिस्टर वीजली ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा बेटा पर्सी है, मंत्रालय में अभी अभी नौकरी लगी है, और ये है फ्रेड। नहीं, ये तो जॉर्ज है, फ्रेड वो है। बिल, चार्ली, रॉन और मेरी बेटी जिनी, और रॉन के दोस्त हरमाइनी ग्रेंजर और हैरी पॉटर। जब बैगमैन ने हैरी का नाम सुना तो उन्होंने हैरानी से सांस अंदर खींची। उनकी निगाह फौरन हैरी के माथे के निशान के पास पहुंच गई। मिस्टर वीजली ने कहा, और ये लूडो बैगमैन है, तुम जानते ही हो, इन्हीं की बदौलत हमें इतने अच्छे टिकट मिले हैं। मैच पर शर्त लगाओगे आर्थर? बैगमैन ने उत्सुकता से पूछा और अपने काले पीले दुशाले की जेब खनखनाई। खनखनाहट से ऐसा लग रहा था उसमें बहुत से सोने के सिक्के होंगे। रॉडी पॉन्टनर ने शर्त लगाई है कि बुल्गारिया पहला गोल करेगा। मैंने उसे अच्छा भाव दिया है, क्योंकि आयरलैंड के तीनों धावक जितने तेज हैं, उतने तेज धावक तो मैंने आज तक नहीं देखे हैं। अगाथा टिम्स ने अपने फार्म हाउस का आधा हिस्सा इस बात पर लगाया है कि ये मैच 1 सप्ताह तक चलेगा। ओह, तो फिर ठीक है, मिस्टर वीजली ने कहा। अच्छा, आयरलैंड जीतेगा, इस बात पर एक गैलियन लगाता हूँ। बस एक गैलियन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई और शर्त लगाएगा? ये लोग जुआ खेलने के लिए अभी बहुत छोटे हैं, मिस्टर वीजली ने कहा। मॉली इस बात को पसंद नहीं करेगी। तब तक फ्रेड और जॉर्ज अपने पास के पैसे इकट्ठे करके उन्हें गिन चुके थे। फ्रेड ने कहा, हम 37 गैलियन, 15 सिक्का और 3 नट्स की शर्त लगाते हैं। आयरलैंड जीतेगा, लेकिन सुनहरी गेंद बुल्गारिया का विक्टिम क्रम पकड़ेगा। ओह, और हम इस नकली छड़ी को भी दांव पर लगाते हैं। तुम्हें मिस्टर बैगमैन को इस तरह की घटिया चीजें दिखाने की जरूरत नहीं है, पर्सी ने हिकारत से कहा। लेकिन बैगमैन को वो छड़ी घटिया नहीं लगी, इसकी बजाय उनके लड़के जैसे चेहरे पर रोमांच की चमक आ गई। जब उन्होंने फ्रेड के हाथ से छड़ी ली और छड़ी जोर की आवाज करते हुए रबड़ के मुर्गे में बदल गई, बैगमैन ने ठहाका लगाया। बहुत बढ़िया, मैंने बहुत सालों से इतनी अच्छी छड़ी नहीं देखी है। मैं इसके बदले में 5 गैलियन की कीमत दूंगा। लड़कों, मैं नहीं चाहता तुम लोग शर्त लगाओ, ये तुम्हारी अब तक की सारी बचत है। तुम्हारी मम्मी, मिस्टर वीजली धीरे से बोले। मजाक खराब मत करो आर्थर, लूडो बैगमैन ने अपनी जेबों को रोमांच से खनखनाते हुए कहा। ये इतने बड़े हो गए हैं कि काम अपनी सोच समझ से कर सकते हैं। तो तुम शर्त लगाते हो कि आयरलैंड जीतेगा, लेकिन सुनहरी गेंद क्रम पकड़ेगा? लड़कों, इस बात की कोई संभावना नहीं है, जरा भी संभावना नहीं है। इस बात पर मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा भाव दूंगा। हम मजेदार छड़ी के 5 गैलियन जोड़ देते हैं, ठीक है ना? जब लूडो बैगमैन नोटबुक और कलम निकालकर जुड़वा भाइयों के नाम लिखने लगे तो मिस्टर वीजली असहाय भाव से देखते रहे। बहुत बढ़िया। जॉर्ज ने बैगमैन के दिए चर्मपत्र को अपने दुशाले के सामने वाले हिस्से में रख लिया। फिर बैगमैन मिस्टर वीजली की तरफ मुड़े। कुछ पीने के लिए है? मैं बार्टी क्राउच को ढूंढ रहा हूँ। बुल्गारिया का खेल प्रमुख मुश्किलें पैदा कर रहा है। समस्या ये है कि उसका कहा एक भी शब्द मेरी समझ में नहीं आ रहा। बार्टी सब कुछ ठीक कर देगा, वो 157 भाषाएं जानता है। मिस्टर क्राउच, पर्सी बोला। उसके चेहरे से नापसंदगी का भाव अचानक गायब हो गया और रोमांच का भाव आ गया। वे 200 से ज्यादा भाषाएं बोल सकते हैं। जलपरी, वेताल, दैत्य भाषा तो कोई भी बोल सकता है, फ्रेड बोला। इसके लिए बस इशारा करना और गुर्राना आना चाहिए। पर्सी ने फ्रेड को बहुत गुस्से से देखा और केतली में उबाल लाने के लिए आग को तेज करने लगा। लूडो, बर्था जोरकिंस की कोई खबर मिली? रत्ती भर भी नहीं, बैगमैन ने आराम से कहा। लेकिन वो लौट आएगी, बेचारी बर्था। उसकी याददाश्त रिश्ती कड़ाही की तरह है और उसका दिशा ज्ञान बहुत गड़बड़ है। लिख लो, वो भटक गई है। वो भटकती हुई अक्टूबर में किसी दिन ऑफिस आएगी और ये सोचेगी कि अभी जुलाई चल रहा है। जब पर्सी ने बैगमैन को चाय का कप दिया तो मिस्टर वीजली ने कहा, तुम्हें नहीं लगता उसकी तलाश में किसी को भेजना चाहिए? बार्टी भी हर वक्त यही कहता रहता है, बैगमैन बोले और उनकी गोल आंखें मासूमियत से चौड़ी हो गईं। लेकिन इस वक्त हम इस काम पर किसी को भी नहीं लगा सकते। ओह
शैतान का नाम लॉर्ड शैतान हाजिर। बार्टी। एक जादूगर अभी अभी उनकी आग के पास प्रकट हुआ था। बार्टी क्राउच लूडो बैगमैन से बिल्कुल अलग दिख रहे थे। दो व्यक्तियों में इससे ज्यादा अंतर हो ही नहीं सकता था। बार्टी क्राउच परंपरावादी, बूढ़े और शालीन थे और वो बेहतरीन सूट और टाई में थे। उनके भूरे छोटे बालों के बीच से निकली मांग बिल्कुल सीधी थी। उनकी छोटी टूथ ब्रश जैसी मूछें ऐसी दिख रही थी जैसे उन्हें स्केल से नाप कर तराशा गया हो। जूते चमचमा रहे थे। हैरी समझ गया कि पर्सी उन्हें अपना आदर्श क्यों मानता है। पर्सी नियमों का कठोरता से पालन करने में बहुत विश्वास करता है और मिस्टर क्राउच ने मंगलुओं जैसे कपड़े पहनने के नियम को इतनी अच्छी तरह से पालन किया है कि आराम से कोई भी उन्हें बैंक मैनेजर समझ सकता है। हैरी को लगा वर्नन अंकल भी कभी उनकी हकीकत नहीं जान पाएंगे। घास पर बैठने का मजा लो बार्टी, लूडो ने अपनी जमीन को थपथपाते हुए उत्साह से कहा। नहीं धन्यवाद लूडो, क्राउच ने कहा। उनकी आवाज में अधीरता झलक रही थी। मैं तुम्हें हर जगह खोज रहा था। बल्गारिया वाले इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनके लिए टॉप बॉक्स की 12 सीटें और लगाई जाएं। अच्छा, तो वो ये कह रहे हैं, बैगमैन बोला। मुझे तो लग रहा था कि वो आदमी चिमटियां मांग रहा है। बड़ी अजीब भाषा है। मिस्टर क्राउच, आप चाय लेंगे? पर्सी अभिवादन में इतना नीचे झुक गया कि कुबड़े जैसा दिख रहा था। ओह हाँ धन्यवाद बेदरवी। फ्रेड और जॉर्ज सिर झुकाकर हंसने लगे। पर्सी के कान गुलाबी हो गए। वो केतली को संभालने में व्यस्त हो गया। और मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ आर्थर। अली बशीर बगावत पर उतर आया है। उसे उड़ने वाले गलीचों पर लगे प्रतिबंध को हटाने के बारे में तुमसे बात करनी है। मिस्टर वीजली ने एक गहरी आह भरी। मैंने इसके बारे में उसे पिछले हफ्ते ही एक उल्लू भेजा है। मैंने जो एक बार बोल दिया सो बोल दिया। गलीचा मगलू वस्तु है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो मानेगा। मिस्टर क्राउच ने पर्सी से चाय का कप लेते हुए कहा। वो यहाँ पर उसका निर्यात करने के लिए उतावला है। बैगमैन ने पूछा, ब्रिटेन में गलीचे झाड़ुओं की जगह तो नहीं ले लेंगे, है ना? अली को लगता है कि पारिवारिक वाहन के रूप में गलीचे की बाजार में अच्छी मांग होगी। मुझे याद है मेरे दादाजी के पास एक गलीचा था जिस पर 12 लोग बैठ सकते थे, लेकिन ये तब की बात है जब गलीचों पर प्रतिबंध नहीं था। बैगमैन ने उत्साह से कहा, तो काफी व्यस्त हो बाटी। हाँ, मिस्टर क्राउच ने रूखेपन से जवाब दिया। 5 महाद्वीपों में आवागमन कुंजियों की व्यवस्था करना आसान काम नहीं है लूडो। मिस्टर वीजली बोले, मुझे लगता है कि जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तो आप दोनों को बहुत खुशी होगी। लूडो बैगमैन सदमे में आ गए। खुशी? इतना ज्यादा मजा मुझे पहले कभी नहीं आया। वैसे ऐसा नहीं है कि इसके बाद हमारे पास कोई और रोमांचक आयोजन नहीं है। अगला आयोजन भी तो करना है ना बाटी? मिस्टर क्राउच ने त्योरियां चढ़ा कर देखा। हमने तय किया है जब तक सारी बातें पक्की नहीं होती हम घोषणा नहीं करेंगे। सारी बातें? उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं, वो तैयार हो गए हैं, है ना? मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ, इन बच्चों को जल्दी सब पता चल जाएगा। मेरा मतलब है ये हॉगवर्ट्स में ही तो होने वाला है। लूडो, हमें बल्गारिया वालों से मिलना पड़ेगा। चाय के लिए धन्यवाद बेदरवी। उन्होंने चाय पिए बिना ही मग पर्सी को दे दिया और लूडो के उठने का इंतजार किया। बैगमैन मुश्किल से उठकर खड़े हो गए, चाय का आखिरी घूंट खत्म किया और अपनी जेब में सोने के सिक्के खुशी से खनखनाए। मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। मैं टॉप बॉक्स में ही रहूंगा, कमेंट्री कर रहा हूँ। उन्होंने हाथ हिलाया। पार्टी क्राउच ने थोड़ा सा झुककर अभिवादन किया और फिर वे दोनों अंतर्ध्यान हो गए। हॉगवर्ट्स में क्या होने वाला है डैडी? वे लोग किस बारे में बात कर रहे थे? फ्रेड ने पूछा। मिस्टर वीजली ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। इस जानकारी को गोपनीय रखना होगा जब तक कि मंत्रालय इसे जारी करने का निर्णय नहीं ले लेता। मिस्टर क्राउच ने ठीक किया जो इस जानकारी को उजागर नहीं होने दिया, पर्सी ने कड़क आवाज में कहा। ओहो, चुप रहो बेदरवी, फ्रेड बोला। दोपहर ढलने के साथ रोमांच का एहसास कैंप साइट पर बादल की तरह मंडराने लगा। मगलू बनने के नाटक के आखिरी अवशेष शाम होते होते गायब हो गए थे। मंत्रालय ने भी अवश्यंभावी के सामने सिर झुका लिया और जादू के स्पष्ट लक्षणों से लड़ना बंद कर दिया जो अब हर तरफ दिखाई दे रहे थे। सेल्समैन कुछ दूरी पर प्रकट हो रहे थे। उनके ट्रे और गाड़ियों में असाधारण जादुई सामान थे, चमकदार गुलाब थे। बल्गारिया के स्कार्फ पर लगे शेर सचमुच दहाड़ रहे थे। इसके अलावा दोनों देशों के झंडे थे जिनके लहराने पर उनका राष्ट्रगीत अपने आप बजने लगता है। फायर बोल्ट के छोटे छोटे मॉडल भी थे जो सचमुच उड़ते थे और मशहूर खिलाड़ियों की आकृतियां भी थीं जो हथेली पर इठलाती हुई चलती थी। रॉन ने अपने लिए तिपतिये का एक नाचने वाला हैट और एक बड़ा हरा गुलाब खरीदा
साथ ही उसने बल्गारिया के खोजी विक्टर क्रम की एक छोटी सी आकृति भी खरीद ली थी। छोटा सा क्रम रॉन की हथेली पर आगे पीछे चलने लगा और अपने ऊपर लगे हरे गुलाब की तरफ त्योरियां चढ़ाकर देखता रहा। इन्हें तो देखो। हैरी जल्दी से एक गाड़ी की तरफ बढ़ा जिस पर पीतल की दूरबीनें थीं। इन दूरबीनों पर बहुत अजीब से बटन और डायल थे। सर्वदर्शक दूरबीन, जादूगर सेल्समैन ने उत्साह से कहा। इसमें आप एक्शन रिप्ले देख सकते हैं, हर चीज को धीमा करके देख सकते हैं और आप चाहें तो एक एक मूव देख सकते हैं। 10 गैलियन में एक। काश मैंने ये सामान नहीं खरीदा होता। रॉन ने अपने नाचने वाले हैट की तरफ इशारा करते हुए कहा और सर्वदर्शक दूरबीन को हसरत से देखने लगा। हैरी ने जादूगर से दृढ़ता से कहा, 3 दे दो। नहीं, मेरे लिए मत लेना। रॉन का चेहरा लाल हो गया। वो हमेशा इस बारे में संवेदनशील रहता था कि हैरी को उसके माता पिता से दौलत विरासत में मिली है और उसके पास रॉन से बहुत ज्यादा पैसे हैं। तुम्हें क्रिसमस का तोहफा नहीं दूंगा। हैरी ने रॉन और हरमाइनी के हाथ में सर्वदर्शक दूरबीन पकड़ाते हुए कहा। लगभग 10 साल तक। रॉन ने मुस्कुराते हुए कहा, तब ठीक है। ओह, धन्यवाद हैरी, हरमाइनी बोली, और मैं अपना कार्यक्रम विवरण ले लेती हूँ, ठीक है। जब वो तंबू लौट कर आए तो उनके पर्स हल्के हो चुके थे। बिल, चार्ली और जिनी ने भी हरे गुलाब खरीद लिए थे। फ्रेड और जॉर्ज ने कुछ नहीं खरीदा था क्योंकि वो अपने सारे पैसे बैगमैन को दे चुके थे। और फिर घंटा बजने की एक जोरदार आवाज जंगल के पार से आई। बीच के रास्ते पर काफी रोशनी हो गई थी। चलने का समय हो गया है, मिस्टर वीजली ने कहा, जो बाकी लोगों की तरह रोमांचित थे। चलो अब चलते हैं।